हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हीट ट्रांसफर। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे, उसके अंदर दो चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन और उसके बाद हम लोग लेटेस्ट जो कवर किए हैं उसका नाम है कैलोरीमेट्री। और आज पढ़ने वाले हम लोग हीट ट्रांसफर। तो एक्चुअल में हीट ट्रांसफर होता क्या, क्योंकि शुरुआत में जैसे ही हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का नाम लिए थे उसमें हम लोग बोले कि जो हीट जो होती है वो ट्रांसफर होती है हायर टेम्परेचर से लेकर के लोअर टेम्परेचर की तरफ होती है। तो अब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो हीट का फ्लो होता है, ट्रांसफर होता है, वो तीन तरीका से होता है। सबसे पहला होता है कंडक्शन, उसके बाद होता है कन्वेक्शन और उसके बाद होता है रेडिएशन। तो सबसे पहले आज हम लोग मेथड्स ऑफ ट्रांसफर जो हीट है, इन तीनों का जो नाम लिए हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे नहीं बल्कि बताएंगे तुम्हें, और एक एक टॉपिक करके जो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक है कंडक्शन। तो कंडक्शन के बारे में हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन समझेंगे कि ये कंडक्शन जो हीट को ट्रांसफर करने का तरीका है वो एक्चुअल में हीट इसके अंदर कैसे ट्रांसफर होता है। और कंडक्शन के अंदर ही एक लॉ आता है, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अगर तुम लोग क्लास 10th की बातें याद अगर है तुम्हें, तो जो ओम्स लॉ पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही लॉ यहाँ पे है, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये हम लोगों को आज कवर करना है। तो चलो, तो हीट ट्रांसफर, तो हम लोग जानते हैं कि हीट का ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब दो बॉडी हो और दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस हो। हम लोग शुरुआत में ही बात किए थे, अगर मान के चलो कि हम इस रूम के अंदर एक कप ऑफ टी लेकर के आ जाए, मतलब एक चाय का प्याली लेकर के आ जाए, तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि उसका टेम्परेचर फॉल हो जाता है, मतलब हीट का ट्रांसफर हो चुका है उस चाय के कप से सराउंडिंग में। और दूसरा है कि बर्फ का सिली लेकर के अगर इसी रूम के अंदर हम आ जाएं तो उल्टा होगा कि बर्फ का सिली शुरुआत में क्या होता है, ठंडा होता है, तो कुछ देर के बाद वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा और बर्फ पिघल करके आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे ये कन्वर्ट होता है, कैलोरीमेट्री के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि हीट इज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर। जब बॉडी हायर टेम्परेचर पे रहेगा तो हीट को फॉलो करेगा या ट्रांसफर करेगा टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर दो बॉडी है और दो बॉडी में से एक का टेम्परेचर हाई है और एक का टेम्परेचर लो है, तो हाई से लो की तरफ चलता है। इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी टू द अनदर, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी में टेक प्लेस बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इन तीनों में से कोई एक तरीका ये अपनाएगा। सबसे पहला तरीका जो हीट को ट्रांसफर करने का है वो कंडक्शन है, सेकेंड जो होता है कन्वेक्शन, और थर्ड जो है रेडिएशन। तो ये कंडक्शन कैसे ये ट्रांसफर होता है कंडक्शन के थ्रू हीट का, तो वो जनरली हीट का ट्रांसफर जो कंडक्शन के थ्रू होती है वो तीनों तरह के स्टेट ऑफ मैटर में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर बात। सबसे पहला बात क्या है कि कंडक्शन तीनों जो फॉर्म ऑफ स्टेट है, तीनों स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है, भले उसका रेट भले ही कम हो। अगर हम बात कर ले सॉलिड, तो कोई सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर सिर्फ ओनली कंडक्शन के थ्रू ही हीट का ट्रांसफर हो सकता है। अगर हम फ्लूइड के बारे में बात करें, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस दोनों हो जाएगा, मतलब एनीथिंग विच कैन फॉलो इज नोन एज फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड के अंदर होता है कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन के थ्रू जो होते हैं वो फ्लूइड के अंदर हीट का ट्रांसफर होते हैं। और रेडिएशन, जिसको रेडिएशन का सबसे आसान तरीका हम लोग समझते हैं कि सन से जो भी हीट हमारे पास आती है वो डायरेक्ट सीधा हम तक आती है, उसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना तो उसके लिए मीडियम सॉलिड चाहिए, ना तो लिक्विड चाहिए, नहीं तो गैस चाहिए, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है इस फॉर्मेट में रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है उसके लिए। तो कंडक्शन के अंदर हीट कैसे ट्रांसफर होता है, तो एक्चुअली कंडक्शन के अंदर जो होते हैं, जैसे कि मान करके चलो कि हमारे पास एक रॉड है, इसको मान लो कि एक रॉड है और इस रॉड को हम एक एंड को गर्म कर रहे हैं। तो इसका एक एंड को जैसे गर्म करेंगे तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि धीरे धीरे ये गर्म जो हीट जो इसका ये इस पॉइंट पर जो सबसे लास्ट पॉइंट है जिसको हम लोग डायरेक्ट हीट दिए हैं, उस पॉइंट से हीट का देखेंगे टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद धीरे धीरे इसका टेम्परेचर भी फॉल होते होते मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जितना टेम्परेचर यहाँ पे होगा उससे कम टेम्परेचर इधर होगा। और लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और यहाँ पर एक ऐसा टाइम आएगा कि हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो अब इसके अंदर क्या सिचुएशन हुआ कि ये धीरे धीरे ही गर्म हुआ, ऐसा नहीं कि हम एक बार यहाँ पे दिए डायरेक्ट गर्म हो गया। तो इसके अंदर जो कंडक्शन के थ्रू जो हीट का ट्रांसफर होता है वो होता है
वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, जैसे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हीट देते हैं तो उसके लिए हम बताए थे कि दो तरीका हो सकता है। देखो अगर ये बॉडी है, ये हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी को अगर हमें हीट दिए, क्या दिए, हीट सप्लाई किए हैं, मान लो कि यहां से हमें हीट सप्लाई किए, जब बॉडी के पास हीट सप्लाई करते बॉडी को, तो दो तरीका हो सकता है। पहला तो होता है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करे, और दूसरा होता है इसका फेज चेंज कर जाए, इसका फेज चेंज कर जाए। अगर ये सॉलिड है तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाए, और लिक्विड है तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो हीट देने के बाद दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तो पहला होता है टेम्परेचर का इंक्रीज होना। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसका वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाना, मतलब ये वाइब्रेट करेगा, जोर जोर से करेगा। अब मान करके चलो कि पहले से ये पार्टिकल है, उसके बाद ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, अगर ये वाइब्रेट करना स्टार्ट किया तो इसको कोलाइड करेगा, इसको हिट कर दिया। अब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, अगले वाले कर दिया, फिर ये वाइब्रेट कर करके अगले वाले को हिट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि ये जो कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है वो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल की वजह से ही होता है। और हम लोग जानते हैं कि ये सॉलिड जो होती है, सॉलिड के अंदर हीट मतलब सॉरी मॉलिक्यूल जो होते हैं उसका तो मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ वाइब्रेशन होता है। तो अगर हम बात कर लें तो ये जो कंडक्शन होते हैं ये किसके अंदर होते हैं, ये सॉलिड एंड फ्लूइड। हम बताएंगे फ्लूइड के अंदर भी इसका एग्जांपल। तो सॉलिड और फ्लूइड दोनों के अंदर होता है, और कंडक्शन के थ्रू जब भी हीट करेंगे तो वो इंटरवेनिंग मीडियम जो है, कहने का मतलब है कि अगर ये रॉड है, अब यहां से हमको यहां तक हीट को ट्रांसफर करना है, तो बीच वाले जो भी पार्टिकल वो सारा का सारा पार्टिकल हीट हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा, उसका भी टेम्परेचर राइज करेगा। तो हम जानते हैं कि देखो कंडक्शन को फ्लो कराने के लिए, कंडक्शन के थ्रू जब भी हीट का फ्लो होगा तो इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम रिक्वायर, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि सॉलिड के अंदर हम लोग देख लिए कि हीट का ट्रांसफर इस तरह से हो गया है। अब लिक्विड के अंदर कंडक्शन कैसे होता है, तो जैसे कि अगर मान लो कि हमारे पास एक बकेट है, इसके अंदर पानी है, और तुम लोग इसका एग्जांपल घर में भी देखा होगा कि एक कोई रॉड होता है, इस रॉड के अंदर इस तरह का कुछ कॉइल है, इसको ठंडे के मौसम में क्या करते हैं कि इसके अंदर डुबो दिए। तो डुबोने के बाद देखेंगे कि ये जो पानी का लेयर है, पहले शुरुआत में अगर देखोगे तो ये ज्यादा हीट रहता है, मतलब ज्यादा गर्म होती है। अगर तुम कुछ देर के बाद देखो, जिसको 10-15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, लगभग 1 घंटा तो नहीं, 20 मिनट या 25 मिनट या 15 मिनट के अप्रोक्स तुम छोड़ दो, तो यहाँ का पानी तुमको बहुत ज्यादा गर्म होगा। तुम इसको देखना कि ये अच्छा खासा गर्म होगा, उसको अंदर हाथ तुम डुबो के देखोगे तो उसमें पानी का तुमको लगेगा कि टेम्परेचर ठीक ठाक हो चुका, अब तुम ठंडे के मौसम में नहाने लायक हो गया है। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे ही ऊपर का पानी खत्म होगा, तुम नीचे का पानी देखोगे ठंडा ही है, ये नीचे का पानी तो ठंडा है। ये ऐसा क्यों हो गया कि ऊपर का पानी गर्म हुआ और नीचे का पानी गर्म नहीं हुआ? तो इसका रीजन ये है कि देखो कंडक्शन जो होते हैं उसके थ्रू जब भी हम लोग हीट का ट्रांसफर करते हैं तो ये वेरी स्लो प्रोसेस है। कंडक्शन जो अपना है ये स्लो प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है। तो फिर सर पानी को जो हम लोग गर्म करते हैं तो वो लगातार बहुत जल्दी कैसे गर्म हो जाता है? क्योंकि अभी तो हम देखें कि यहाँ पे इसको गर्म किए तो ऊपर का पानी गर्म हुआ लेकिन नीचे का पानी गर्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर हो रहा नीचे के पानी पे, ये हो रहा कंडक्शन के थ्रू, और कंडक्शन जो अपना वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। हीट करने का जो कंडक्शन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम लोग कंडक्शन के थ्रू इस पानी को गर्म करने से बेटर है कि कॉन्वेक्शन के थ्रू करते हैं। कन्वेक्शन में क्या करते हैं, इसको हीट सप्लाई किए, तो हीट सप्लाई करने के बाद हम लोग जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल जैसे ये पानी का मॉलिक्यूल है, अगर इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद इसका डेंसिटी घट जाती है। तो डेंसिटी अगर लो होगा तो यही मॉलिक्यूल ऊपर आ जाएगा, और जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है जो हैवियर डेंसिटी है, वो हैवियर डेंसिटी का मॉलिक्यूल फिर से ये नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये ऊपर जाएगा और यहाँ का मॉलिक्यूल नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा और ये मॉलिक्यूल नीचे आ रहा। तो इसमें देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो पार्टिकल है, मीडियम का पार्टिकल, वो मूवमेंट कर रहा है। इसके अंदर हम कहा गए थे कि पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होती है। कंडक्शन के थ्रू जब हम हीट का ट्रांसफर करते हैं तो उसमें से पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है, एक्चुअल में पार्टिकल मूव नहीं करती है। इसका एग्जाम्पल हम बेस्ट देंगे, वो एक ही एग्जाम्पल में तीनों को हम लोग कोरिलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉन्वेक्शन के थ्रू, ये कौन सा मेथड है ट्रांसफर करने का हीट को?
तो ये है कॉन्वेक्शन। कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन हम सिर्फ फ्लूइड के अंदर कर सकते हैं। कन्वेक्शन जब भी होगा तो ये फ्लूइड में होगा, मतलब सॉलिड के अंदर हम कन्वेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लीजिए कंडक्शन के थ्रू क्या है कि यहाँ का पार्टिकल क्यों नीचे नहीं आया, इसका रीजन भी हम लोग जानते हैं कि जो हमारा हीटेड पार्टिकल है उसका डेंसिटी लो है, कम डेंसिटी है, तो कम डेंसिटी वाला जो पार्टिकल वो ऊपर ही रहेगा और जो हैवी डेंसिटी वो नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पे भी किसी भी तरह का एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मतलब मीडियम का पार्टिकल नहीं हो रहा था, मीडियम का पार्टिकल का मूवमेंट यहाँ पे नहीं होने की वजह से नीचे का पार्टिकल जो है अभी भी ठंडा ही है। तो कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर करेंगे, अगर मान के चलो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म कर दिए, धीरे धीरे होकर के आधा घंटा 2 घंटा 4 घंटा करोगे तब जाकर के नीचे का पार्टिकल हीट होगा। तो हम लोग कंडक्शन के थ्रू फ्लूइड के अंदर हीट का ट्रांसफर नहीं करवाते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और ज्यादा एनर्जी का बर्बादी भी होती है। तो ये फ्लूइड है और ये कैसे किसके अंदर होता है, इसके लिए भी है, जैसे कि फ्लूइड है तो इसमें भी मीडियम रिक्वायर्ड है, इसके अंदर भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम रिक्वायर्ड ये पार्टिकल है। अगर हम देखेंगे तो ये जो स्लो प्रोसेस था कंडक्शन से थोड़ा फास्ट है कन्वेक्शन, और जो ये रेडिएशन है, रेडिएशन को तो मीडियम चाहिए ही नहीं चाहिए। जैसे देखो रेडिएशन का सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर हम लोग ठंडी के मौसम में देखेंगे तो गांव वगैरह में देखना है कि एक आग को जलाते हैं और इसके चारों तरफ जो है हम लोग बैठते हैं, मतलब बड़े बुजुर्ग लोग भी ज्यादातर बैठते हैं और बचपन में हम भी कहीं बैठा करते थे। तो यहाँ पे आग को जलाते हैं, इस आग को जलाया और इसके चारों तरफ जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे तो किसी भी आग को तो हम लोग डायरेक्ट टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग का शरीर गर्म हो जाता है और अच्छा फील होता है कभी ठंडी में अप्लाई करना। तो यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर हुआ डायरेक्ट यहाँ तक आया, यहाँ पे किसी भी मीडियम पार्टिकल का हम लोग इस्तेमाल नहीं किए, ये डायरेक्ट हुआ है। तो डायरेक्ट जो हीट हम तक पहुंचा, मतलब जो आग जलाई कुछ दूरी पे, उसके बाद जो हम तो डायरेक्ट हीट पहुंचा है वो कैसे पहुंचा है, वो रेडिएशन के थ्रू पहुंचा है। तो ये अपने सिलेबस में अच्छा खासा है, तो इसको हम लोग ठीक ठाक पढ़ेंगे। तो इसमें रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और रेडिएशन के अंदर जब भी हीट का ट्रांसफर होगा तो किसी भी तरह का मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नो मीडियम रिक्वायर, इसमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो मोटा मोटी हम लोग देख लिए कि कंडक्शन कन्वेक्शन के थ्रू और रेडिएशन के थ्रू। रेडिएशन के बारे में और ज्यादा हम डिटेल में बात करेंगे। रेडिएशन समझो, अच्छा एग्जांपल लिए कि अगर बीच में आग जला करके चारों तरफ हम लोग बैठते हैं तो हम लोग का शरीर क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने का रीजन क्या है, वो जो ट्रांसफर हीट का हुआ वो रेडिएशन के थ्रू ही हुआ है। तो आज का बेसिक लेक्चर अपने लोगों का है कंडक्शन। तो अगर हम लोग देखें तो कंडक्शन अपने सिलेबस में अच्छा खासा है और रेडिएशन भी है, और ये थोड़ा मोड़ा है, सिर्फ इसका इंफॉर्मेटिव बात करेंगे जो अभी हम लोग किए थे ना, कि नीचे अगर मीडियम के पार्टिकल को अगर हम हीट करते हैं तो मीडियम का पार्टिकल का डेंसिटी लो होने की वजह से फिर ऊपर गया और ऊपर के पार्टिकल को नीचे भेज करके इस तरह का प्रोसेस वो रिवर्स होता रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग पानी ठीक ठाक टाइम पे मतलब 10 मिनट के अंदर ही अच्छा सा खासा गर्म कर लेते हैं। तो अभी जो हम लोग कंडक्शन के बारे में बात बोल रहे हैं वो सारा बात यहाँ पे हम लिखे, क्योंकि देखो एक दो बात अगर डायरेक्ट बोलते हैं तो वो छूट भी जाता है, लेकिन हम लिख करके इसको बढ़िया से लाए नोट्स में, ताकि तुम्हें एक एक पॉइंट को तुम इसको घर पे लिखोगे और इसको बार बार पढ़ोगे ताकि तुम्हारे दिमाग में बात एग्जिस्ट कर पाए। देखो एक बार में कोई भी चीज तो दिमाग में स्थिर रहता ही नहीं है, क्योंकि 1-2 मिनट के लिए तुमको ऐसा लगेगा कि ठीक है तुम उसको समझ गए हो, तुम्हें पता चल गया कि एक्चुअल में है क्या, लेकिन 2-3 दिन के बाद तुम देखो तो सारा प्लेन हो जाता है। तो इसलिए शुरू में अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको बार बार रिवाइज करो, 2 बार 4 बार 5 बार, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये तुम्हें अच्छी तरह से दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। तो देखो कंडक्शन के थ्रू हम लोग कैसे बोले, the process of heat energy in which heat is transferred from one particle to another particle without dislocation of particle from their equilibrium position। इससे पहले हम कुछ बात तुम्हें एग्जांपल बताने वाले थे कि जैसे देखो कि अब इसका अच्छा एग्जांपल देते कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू हम हीट को कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो मान के चलो कि ये अपना एक फुटबॉल है, ये एक फुटबॉल है, उस पर हम लोग लौटेंगे, लेकिन हम ये एग्जांपल बताने वाले थे लेकिन भूल गए। चलो एक ही फुटबॉल है, ये समझेंगे कि ये हमारा हीट है। क्या है ये, हीट है। इसको 1 प्लेस से सेकेंड प्लेस तक ट्रांसफर करना है। तो हमारे पास 3 तरीका है।
सबसे पहला कंडक्शन है, उसके बाद कन्वेक्शन और उसके बाद रेडिएशन है। मतलब फर्स्ट समझो कि ऑब्जेक्ट ये है और सेकेंड ऑब्जेक्ट ये है। टेम्परेचर जो 1 का है और ये टेम्परेचर 2 का है, और जैसा कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर 1 का ग्रेटर होगा टेम्परेचर 2 से। तो हम लोग समझे कि ये जैसे कि ये मीडियम है, क्या करते हैं, ये भी मीडियम है और ये मीडियम, दोनों मीडियम हो गया, और ये बॉडी है, तो इस बॉडी से इस बॉडी तक हीट को ट्रांसफर करना है। तो अब देखो जो हीट हमारा है वो हीट को तुम समझो फुटबॉल है, तो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचाने का देखो किसे तरीका है। तो अगर मान के चलो कि अगर हम कंडक्शन के थ्रू करते हैं, तो कंडक्शन के थ्रू तो हम सॉलिड मीडियम चाहिए हमको, इसे मान लो कि सॉलिड मीडियम चाहिए। तो अगर हम लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, समझे कि बहुत सारे मैन हैं, और ये मैन जो है आप ध्यान से देखो इसको, तो ये वाला जैसे ये फुटबॉल है ना, तो ये इसको पकड़ा दिया, फिर ये इसको पकड़ाया, फिर ये इसको पकड़ाया, फिर ये इसको पकड़ाया, फिर ये इसको पकड़ाया, फाइनली यहां तक पहुंच गया। तो इसमें देखो किसी भी मैन का, किसी भी पार्टिकल का डिसलोकेशन हुआ है, भले वो अपने जैसे अपने से पीछे वाले से फुटबॉल लिया, अगले वाले को दिया, फिर अगला वाला, फिर अगले वाले को दिया, फिर अगला वाला, फिर अगले वाले को दिया, तो यहां पे किसी भी पर्सन का एक्चुअल में मूवमेंट नहीं हुआ, जिसका इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पे था वहीं पे था। तो इस टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन। क्या हुआ कि बहुत सारा पार्ट आदमी एक रो के अंदर खड़ा था, एक रो के अंदर खड़ा है, तो सबसे लास्ट वाले को हम फुटबॉल दी, वो अगले वाले को बढ़ाया, फिर वो अगले वाले को, फिर वो अगले वाले को, इस तरह से हीट का ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पे हम समझे कि किसी भी तरह का पार्टिकल जो किसी भी मैन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ एक्चुअल में, सिर्फ उसका मूवमेंट हुआ है, तो जिसको हम लोग वाइब्रेशन तो कहते ही थे। उसके बाद सेकेंड तरीका है कि कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या है कि कन्वेक्शन में कि इस मैन को तुम दो हीट, और ये मैन को हीट जो दी हम फुटबॉल दिए, और ये फुटबॉल उठा के डायरेक्ट इसको पहुंचा दिया, डायरेक्ट पहुंचा दिया। तो यही तरीका है कि ये जो पार्टिकल है, ये वाला मैन ये उठा करके इसको ले गया, तो इसमें क्या हुआ, मीडियम पार्टिकल का डिसलोकेशन हुआ। कहने का मतलब है कि इसका मूवमेंट हुआ एक्चुअल में। तो कंडक्शन कन्वेक्शन में तो वो जानते थे कि जब कोई पार्टिकल जैसे कि बॉटम में था, इस बॉटम के पार्टिकल हीट की, तो ये खुद ही जाकर के हीट को इस अगले वाले पार्टिकल को दे दिया, और फिर वहां से हाई डेंसिटी होने की वजह से फिर से ये नीचे आएगा। तो ये हो गया कन्वेक्शन। रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में समझो कि अब इस मैन को दिए हैं हम, क्या दिए हैं, फुटबॉल दिए हैं, अब ये फुटबॉल को किक मारा और अगले वाले मैन तक पहुंचा दिया। तो इसमें क्या हुआ, कोई मीडियम की जरूरत पड़ी, जैसे कि इसको दिए, ये डायरेक्ट ही एयर में मतलब वैक्यूम में उसको फुटबॉल को लात मारा और पहुंचा दिया सेकेंड पार्टिकल तक। तो ये जो तरीका है कंडक्शन कन्वेक्शन को समझने का थोड़ा आसान होता है। तो हम लोग हीट को यहाँ पे सॉरी फुटबॉल को मान लीजिए क्या हीट, और पार्टिकल जो हमारा है वो मैन लगा दिए बीच में। जिस तरह से हम देखेंगे अगर कंडक्शन के थ्रू क्या होता है कि एक दूसरे को आगे फॉरवर्ड करते ही जाता है, और कन्वेक्शन में खुद ही जाकर के वो दे दिया, मतलब मीडियम खुद ही जाकर के अगले वाले को दे दिया, और कन्वेक्शन में कि फुटबॉल को किक मारो और अगले वाले तक पहुंच चुका है। तो ये रेडिएशन का, तो इस तरह से अगर तुम याद रखोगे तो थोड़ा आसानी होगा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कंडक्शन के बाद, तो कंडक्शन में कह रहे थे कि कंडक्शन में ये हीट को ट्रांसफर करने का तरीका है, लेकिन ये किस तरीका से करता है, तो प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल विदाउट डिसलोकेशन ऑफ द पार्टिकल। अब तो ये समझ में आ गया कि किसी भी पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिसलोकेशन नहीं हुआ, मतलब सेम अभी भी उसका पोजीशन इक्विलिब्रियम से सेम जगह पे है। पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन, इज कॉल्ड कंडक्शन, और इसी को थर्मल कंडक्शन भी हम लोग कहते हैं। और जो बात हम लोग बोले अभी कि ये जो है स्लोएस्ट प्रोसेस है, कहने का मतलब है कि ये बहुत ही धीरे धीरे हीट का ट्रांसफर करता है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीज थ्रू विच हीट फ्लो, बताए थे कि इंटरवेनिंग मीडियम जो उसके बीच में मीडियम है, उस मीडियम को भी वो हीट कर देता, मतलब गर्म कर देता। अगर इसी को हम एक कंडक्टिंग रॉड माने, तो यहाँ पे अगर हम हीट को सप्लाई किए हैं, तो ये बीच का मीडियम जो इस पॉइंट तक आने के लिए सारे बीच के मीडियम को ये गर्म कर देगा। समझ में आया कि टोटल पार्टिकल जो इसके बीच में आएगा सबको वो हीट कर देगा। तो सेकंड पॉइंट ये कर रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीज थ्रू द विच हीट फ्लो, जिस मीडियम से गया उन सब का टेम्परेचर को इंक्रीज कराते जाएगा। कंडक्शन इज द प्रोसेस विच पॉसिबल इन ऑल स्टेट ऑफ मैटर, बताए कि ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर में प्रेजेंट है। कंडक्शन कंडक्शन है सॉलिड लिक्विड और गैस, तीनों में ये प्रेजेंट होता है। लेकिन ज्यादातर जो हम लोग देखते हैं एक्चुअल में इसका मतलब डोमिनेंट देखते हैं कि किसमें ज्यादा अच्छी तरह से ये कर रहा है, तो सिर्फ ये होता है सॉलिड के अंदर।
इन सॉलिड ओनली कंडक्शन टेक्स प्लेस। देखो अब सॉलिड के अंदर जो किसी भी और तरीका से हम लोग हीट को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, सबसे पहला तरीका क्या है, कंडक्शन, और वही कंडक्शन के थ्रू ही हम लोग हीट को ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद यहां पे कह रहा है कि जो इन नॉन मेटेलिक सॉलिड, देखो ये पॉइंट को तुम समझो, इन नॉन मेटेलिक सॉलिड एंड फ्लूइड द कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो कह रहा कि जो नॉन मेटेलिक है, जो बैड कंडक्टर है, उसके अंदर जो हीट का ट्रांसफर होता है, जो अभी हम लोग बोले कि डिसलोकेशन ऑफ द पार्टिकल नहीं होगा, बस एक दूसरे का वो वाइब्रेट करने की वजह से एक दूसरे को फॉरवर्ड करते गया। लेकिन जब मेटल के अंदर देखते हैं तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन को हम जानते हैं कि वो पूरा लैटिस के अंदर, अगर कंडक्टर है तो वो कंडक्टर के अंदर, पूरा कंडक्टर के अंदर वो मूव करने की उसको आजादी है। ये हमारा घर का मेंबर है, जिसके वजह से कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैरी द हीट एनर्जी, देयरफॉर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट। तो अब यहाँ इस बात को थोड़ा और अच्छी तरह समझो। अगर हम बात करें कि नॉन मेटेलिक सॉलिड के बारे में, तो नॉन मेटेलिक सॉलिड के अंदर जो हीट का ट्रांसफर होता है सिर्फ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल के वजह से ही हुआ। क्या हुआ? कि सिर्फ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल की वजह से ही होता है। लेकिन जब बात हम मेटल के अंदर करें तो मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस हीट को ट्रांसफर करने में या हीट को कैरी करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मेटल है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। किसी को हम लोग कंडक्टर कहते हैं, जैसे कंडक्टर ऑफ हीट जो कहते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हीट को कैरी कर लेता है, जिसकी वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट का ट्रांसफर बड़ी आसानी से हो जाता है। अगर हम बात कर ले किसी वुड के अंदर या प्लास्टिक के अंदर, तो उसका एक एंड को हीट करो, तो अब देखते हैं कि सेकेंड दूसरी तरफ का हीट एंड जो है वो गर्म नहीं हो पाता ज्यादातर। अगर देखते धीरे धीरे इसको छोड़ते हैं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होने की वजह से ये क्या, उसके अंदर आग लग जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सॉलिड बचेगा नहीं, फिर आग लग के जल जाएगा। और उसके बाद देखते हैं कि जब तक यहाँ पे हीट ट्रांसफर होकर के आएगा तब तक में ये पूरा वुड जो है वो जल के खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है उसके अंदर हीट का ट्रांसफर ठीक ठाक नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होता है। जो कंडक्टर है, जो मेटल है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हीट का कैरी करते हैं, आसानी से उसके अंदर हीट का फ्लो हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर ग्रेडियंट समझना है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का डेफिनेशन हम नीचे लिखे हुए हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट ये है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस बिटवीन टू आइसोथर्मल सरफेस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। सर ये आइसोथर्मल सरफेस क्या है? आइसोथर्मल सरफेस क्या होता है? तो देखो आइसोथर्मल सरफेस समझो कि ये जो अपना एक सरफेस है, मान लीजिए सरफेस है, और इस सरफेस के किसी भी पॉइंट का देखो तो टेम्परेचर सेम होगा। अगर हम इस पॉइंट का बात कर ले, चाहे इस पॉइंट का बात कर ले, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, सेकेंड पॉइंट हुआ, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट का देखें तो ये जो टेम्परेचर है, चाहे फर्स्ट पॉइंट का हो, सेकंड पॉइंट का, थर्ड पॉइंट का, तो इस सरफेस के अंदर जो भी पॉइंट अगर देखेंगे तो उन सब का टेम्परेचर सेम होगा। तो इस टाइप के सरफेस को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल सरफेस। और कहा गया जब भी हीट का फ्लो होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया इसके अंदर हीट जाए चाहे इससे बाहर आए। बाहर वाले का डायरेक्शन हम लोग इस तरह से देखते हैं, वेक्टर में पढ़ा होगा कि एरो देकर के इस तरह से गोल कर देते हैं तो वो बाहर की तरफ आ रहा है, और क्रॉस कर देते हैं तो वो अंदर की तरफ आ रहा है। तो इसी बात को हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशन में लिख करके लाए हैं। तो देखो यहाँ पे द सरफेस विद इन ए कंडक्टर, ये किसके अंदर होगा? कंडक्टर के अंदर होगा। हैविंग इट्स ऑल पॉइंट्स एट द सेम टेम्परेचर, कहा कि उस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उसको हम लोग बोलेंगे सेम टेम्परेचर पे है, इज कॉल्ड आइसोथर्मल सरफेस। क्या हो गया ये? आइसोथर्मल सरफेस। मतलब कंडक्टर के अंदर एक ऐसा सरफेस जिसका प्रत्येक पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो सेम है। अब चलो इसको थोड़ा फील लो अच्छी तरह से। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम एक सरफेस लेते हैं, एक कंडक्टर ये अपना है। अबे रुको, चलो
ध्यान से देखना इसको। तो अब यहाँ पे हम जब हीट का ट्रांसफर कराएंगे इस तरफ, क्या कराएंगे, हीट का ट्रांसफर, तो हम बोले कि जब भी हीट का ट्रांसफर होगा इसमें हम क्यू ट्रांसफर का डेल्टा क्यू, ये हीट का ट्रांसफर हो रहा, उस तरफ डेल्टा क्यू हीट पास किया। तो अब इसका क्रॉस सेक्शन को देखेंगे हम, क्रॉस सेक्शन को अगर देखेंगे तो इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन में कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये सरफेस ऐसे दिखाई दिया। तो यहां पे हम दो सरफेस को कट करते, एक ये वाला सरफेस और दूसरा ये सरफेस। तो इस सरफेस का जो भी पॉइंट होगा, इसका चलो इसको हम लोग फर्स्ट सरफेस बोल देते हैं, इसको बोल दिए सेकेंड सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस का टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं कि T है, क्लियरिटी है। तो इस सरफेस के अंदर जो भी टेम्परेचर होगा, मतलब इस क्रॉस सेक्शन के अंदर, ये क्रॉस सेक्शन क्या कैसा दिखाएगा, इस तरह से दिखाएगा। तो इस पॉइंट पर, इस सरफेस के अंदर जो भी पॉइंट देखेंगे उन सब का टेम्परेचर कितना होगा, T होगा। और हम जानते हैं कि हीट का फ्लो जो होते हैं हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे होगा। तो इस पॉइंट का टेम्परेचर को T माइनस डेल्टा टी कर देते, T माइनस डेल्टा टी। तो कहने का मतलब है कि इस पॉइंट का जो भी टेम्परेचर होगा इस सरफेस का, वो कितना हो जाएगा, T माइनस डेल्टा टी के इक्विवेलेंट होगा। और हम जानते हैं कि हीट का जब भी ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा, इस तरफ होगा, हीट इस तरफ ट्रांसफर होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और इनके बीच का सेपरेशन हम मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स है। क्या है, डेल्टा एक्स है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो आ जाएगा अपने को, टेम्परेचर ग्रेडियंट इसको हम लोग बोलेंगे जो फाइनल टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर 8.2 माइनस टेम्परेचर 8.1 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स। मतलब यहां पे अगर देखेंगे तो यहां से लेकर के डिस्टेंस x2 होगा और यहां तक होगा x1 होगा। तो ये डेल्टा एक्स हुआ। तो अब टेम्परेचर को देखो, यहाँ पे T2 किस पॉइंट को माने, हम लोग इस पॉइंट को माने हैं, उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद देखो यहां से हमको बचेगा माइनस डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। टेम्परेचर ये आ गया, यही है अपना टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। माइनस, देखो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो ये नेगेटिव साइन जो इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है टेम्परेचर डिक्रीजेस along डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मतलब हीट के डायरेक्शन में अगर हम लोग जाएंगे तो टेम्परेचर फॉल करेगा। तो अब तुम्हें समझ में आएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस। तो ये क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, मतलब कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ, मतलब इस फर्स्ट पॉइंट से लेकर के सेकेंड पॉइंट तक जाने में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस आया, तो वो डेल्टा टी का आया। हम जानते हैं कि डिफरेंस जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसलिए कि हायर टेम्परेचर 1 पॉइंट का है और लोअर टेम्परेचर जो है सेकंड पॉइंट का है। कितना डिस्टेंस चले थे, तो डेल्टा एक्स चले थे। तो इसी को अगर हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में करेंगे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में अगर बहुत शॉर्ट कर देंगे तो इसको हम लोग माइनस डी टी बाय डी एक्स भी कर सकते हैं। देखो अगर किसी भी चीज को अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये कहलाता है ग्रेडियंट और ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज। तो जब पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किसी भी चीज को करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ये टर्म का नाम सुन लो, अगर तुम इससे पहले अगर ये फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है तो वहां पे एक आया होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये टर्म अगर तुम ग्रेडियंट को नहीं सुने हो अब समझ लो ग्रेडियंट क्या होता है। तो हम लोग आगे बढ़े। तो देखो अब लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें समझना जरूरी है, जैसे कि हीट करेंट।
ये हीट करंट क्या होता है? तो हीट करंट होता है टोटल हीट फॉलोन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। ये करंट जैसा लग रहा है, ध्यान से देखोगे तो उस करंट में क्या कहते थे? टोटल फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, तो उसको हम लोग करंट कहते थे। तो यहाँ पे जो हीट करंट है इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन किए, जैसे कि मान लो हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है और इसके अंदर हम एक क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं, ये क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन से अगर डेल्टा क्यू हीट फ्लो हुआ कितना टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। जो इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस, इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस अगर हम देखें कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास अभी टाइम हो रहा है 2:20, तो 2:20 से लेकर 2:25 तक हम यहाँ पे देखें ध्यान से कि कितना हीट का फ्लो हुआ है, उतना हीट फ्लो हुआ उसको पर यूनिट टाइम कर देंगे तो ये हो जाएगा हीट करंट। तो देखो, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हीट करंट को, पहले इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच और ITH। थर्मल करंट भी कहते हैं, दूसरा नाम क्या कहते हैं? थर्मल करंट। तो ये जो हीट और हीट करंट या थर्मल करंट जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? dq बाय डेल्टा, या इसी को डिफरेंशियल फॉर्मेट में ITH जब हो जाएगा, बहुत छोटा हो, तो इसको dq बाय dt बोलते हैं। क्या बोलते हैं? dq बाय dt। अब हीट करंट हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? टोटल फॉलोन ऑफ हीट डिवाइड बाय कितना टाइम लगा उस हीट को फॉलो होने में। तो अब ये इसका SI यूनिट के बारे में जान जाते हैं, जो ये क्या है इसका SI यूनिट। SI यूनिट, हीट का यूनिट क्या होता है? जूल, टाइम का सेकेंड, तो ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड। इसको हम लोग जूल पर सेकेंड, और इसी जूल और जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायमेंशन भी हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, इसका डायमेंशन। डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा? तो जूल का हम लोग जानते हैं mL2 मतलब न्यूटन मीटर होता है, तो इसका SI यूनिट जो होती है, डायमेंशन होता है mL2 T टू द पावर -2 डिवाइड बाय टाइम का फिर से T, तो ये T एक ऊपर चले जाएगा तो यहां पे हो जाएगा पावर -3, तो ये डायमेंशन हो गया। तो हीट करंट क्या होता है? टोटल हीट फ्लोन पर यूनिट टाइम इज नोन एज हीट करंट। तो इस तरह से हम लोग हीट करंट के बारे में बात कर लिए। उसके बाद हम लोगों को समझना है कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट को समझने से पहले हम थोड़ा सा ठीक ठाक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं तुम्हें कि मान लो कि अपने पास ये एक रॉड है, एक ये रॉड है, कैसा रॉड है? कंडक्टिंग रॉड है। ये कंडक्टिंग, अब इस कंडक्टिंग रॉड को हम गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं इस एंड को। मान लो कि यहां पे इसको गर्म करना स्टार्ट किए, हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो हीट सप्लाई करने के बाद इसके अंदर क्या होगा कि इसका टेम्परेचर राइज करेगा, इसका टेम्परेचर राइज करेगा। तो हम यहाँ पे
बहुत सारा पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट 1 है, इसके बाद ये पॉइंट सेकंड, ये पॉइंट थर्ड हो जाएगा, ये पॉइंट फोर्थ, ये फिफ्थ पॉइंट, और ये सिक्स पॉइंट, और ये 7 पॉइंट हो जाएगा। तो अब यहां पे देखेंगे अलग अलग पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर जो T1 का होगा सबसे ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में, T2 के रिस्पेक्ट में। चलिए पहले इधर ही समझ लेते हैं, इधर देख लो, यहां पे कर लेते हैं, चलो इधर। तो टेम्परेचर जो T1 का होगा सबसे ज्यादा होगा टेम्परेचर T2 के रिस्पेक्ट में। फिर टेम्परेचर T2 का जो होगा, जैसे देखो हम बताए थे ना कि जैसे से अगर हम इस तरफ आएंगे हीट की तरफ, तो हमारा जो टेम्परेचर होगा इस पॉइंट की तरफ ज्यादा होगा और इस पॉइंट की तरफ कम होगा। तो T3, T4, T6 ग्रेटर देन T7। तो जैसे जैसे आप ये हीट मतलब सप्लाई कर रहे हैं तो ये सारा टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ रहा है। शुरू में क्या होगा कि इसका वैल्यू कुछ होगा, फिर बढ़ना स्टार्ट किया, फिर इसका कुछ वैल्यू होगा, फिर ये भी बढ़ रहा होगा। इस तरफ से देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर T1, T2, T3, T4 जो हो रहा है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। ये टेम्परेचर जैसे हम जानते हैं कि ये तो बढ़ रहा है, तो इच पॉइंट का टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि वो इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, लेकिन किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर इक्वल नहीं है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ each point of rod is different but changes with जैसे टाइम बढ़ रहा है, सारा टेम्परेचर का वैल्यू तो डिफरेंट है सब पॉइंट का, लेकिन इसका वैल्यू लगातार बढ़ भी रहा है या घट, मतलब इसका चेंज हो रहा है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू नॉट जीरो। अगर ये कांस्टेंट रहता, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो इसका वैल्यू हम लोग जीरो कह देते हैं। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये जो टर्म है इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम पोजीशन के साथ भी देखें तो पोजीशन से वेरी कर रहा है उनके साथ, अगर देखो यहाँ पे यहाँ तक गया x1 गया तो फिर कुछ और वेरी किया, इस तरह से देखेंगे तो ये लगातार वेरी भी कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग टाइम के साथ देख रहे हैं। तो अब देखो कि जनरली अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर यहां से इस एंड से अगर H1 हिट गया, इस एंड से H1 हिट गया, तो इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो हिट कितना है, H2 है। इस पॉइंट पे देखेंगे कितना हिट है, H3 है। इस पॉइंट पे हिट H4 है, इस पॉइंट पे H4, और इस पॉइंट पे सॉरी H5 होगा ये, इस पॉइंट पर H5, और इस पॉइंट पर H6, और इस पॉइंट पर H7। तो अब यहां से जो हम हीट H1 भेजे हैं, तो यहां लास्ट वाले एंड पे जो हमको मान के चलो कि कुछ हीट मिला H डैश, वो H1 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब है कि यहां पे अगर देखेंगे तो जो हीट H1 है वो नॉट इक्वल टू H2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू H3 इक्वल टू नॉट इक्वल टू H4 इक्वल टू नॉट इक्वल टू H5 इक्वल टू नॉट H6 ऑन हो जाएगा। तो यहां पे देखते हैं कि प्रत्येक क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो हीट का फ्लो हो रहा है वो भी डिफरेंट है। फ्लो ऑफ हीट थ्रू each point of conductor is different। ये
प्रत्येक पॉइंट का टेम्परेचर अगर हम देख सॉरी प्रत्येक पॉइंट से देख रहे हैं तो हीट का जो फ्लो हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है। ये कौन से स्टेट में हो रहा है? ट्रांजिशन स्टेट का प्रॉपर्टी है। तो ट्रांजिशन स्टेट में अगर हम देखेंगे तो इसको जैसे हीट करना स्टार्ट किए तो प्रत्येक पॉइंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो अब देखो जैसे कि इसको हम हीट सप्लाई किए, सप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि एक टाइम के बाद हुआ कि इस पॉइंट का टेम्परेचर रुक गया, अब वो बढ़ ही नहीं रहा है। जो भी हीट दे रहे हैं ये ट्रांसफर हो रहा है सेकंड पॉइंट को। तो कुछ देर के बाद इसका भी टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, उसका भी एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा और वो भी रुक गया। अब जो भी हीट 1 से मिल रहा है वो 2 को ट्रांसफर कर रहा है, अब 2 ट्रांसफर कर रहा है 3 को। तो जब 3 का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ये भी कभी ना कभी मैक्सिमम वैल्यू तो पहुंचेगा। अब जब मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगा तो T2 से जो हीट T3 को आया है वो T3 अपने पास तो उसका जितना भी लिमिट था रखने का वो रख लिया, लेकिन अब उसके पास कोई भी हीट स्टोर करने का जगह नहीं है, अवेलेबल स्पेस नहीं है, तो वो सारा हीट T4 को ट्रांसफर कर दिया। फिर T4 T5 को सिमिलरली जब मैक्सिमम वैल्यू तक सब पहुंच जाएगा तो इस तरह से जो भी हीट आप दे रहे हैं वो कोई अपने आप में एब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, उसका टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रहा है। बात समझो कि उसका जितना टेम्परेचर बढ़ना था मान लो अब बढ़ गया, जिसको जितना खाना था वो खा लिया, लेकिन अब जो भी दे रहे हैं वो सब ओवरफ्लो हो रहा है। तो इस टाइप का जो स्टेट आ जाता है, मतलब शुरुआत में तो भी क्या हुआ, टेम्परेचर को हम लोग राइज किए, टेम्परेचर को राइज करने के बाद क्या हुआ, हीट सप्लाई किए, टेम्परेचर सबका बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और कुछ हीट भी फ्लो हो रहा है। तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और हीट भी फ्लो हो रहा है। तो देख रहे हैं प्रत्येक पॉइंट से जो हीट का फ्लो हो रहा है वो सब डिफरेंट है। लेकिन जब कुछ देर बीत गया, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा मान के चलो हो गया, या 10 मिनट 15 मिनट हो गया, सब मटेरियल का जो होता है वो अलग अलग प्रॉपर्टी होती है कि वो कितने देर में ट्रांजिशन स्टेट से स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा। तो अभी जो हम टर्म इस्तेमाल किया स्टेडी स्टेट, वो ऐसा स्टेट होता है कि प्रत्येक पॉइंट का टेम्परेचर जो भी मिला वो कांस्टेंट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर तो इस एंड का सबसे ज्यादा रहता ही रहता है, लेकिन उसके बाद बाकी जो भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट का जो टेम्परेचर है वेरी रहेगा, मतलब इसका डिफरेंट रहेगा, लेकिन टेम्परेचर आप चेंज नहीं करेगा। जो भी हीट सप्लाई करेंगे इस एंड से वो सारा का सारा हीट जो है सो बाहर आ जाएगा। और यही स्टेट में हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जो हीट सप्लाई किए हैं वही हीट मिल गया, और इनडायरेक्टली अभी भी तो हम वही किए थे कि इससे अगर क्यू हीट भेजे हैं तो इससे क्यू हीट बाहर आया। क्यों? क्योंकि जितना इसको लेना था हीट खुद को ले करके अपना टेम्परेचर को राइज कर लिया, अब जो भी हीट मिल रहा है उसको ट्रांसफर कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे, हाँ, तो ये हम लोग ट्रांजिशन स्टेट को समझ लिए। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा था कि प्रत्येक पॉइंट का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज कर रहा था, और जो भी हीट सप्लाई करने वाला पॉइंट है उस पॉइंट से अगर हम चाहते हैं दूसरी तरफ तो सबका टेम्परेचर भी घटता है। और ये जो भी टेम्परेचर वो सब स्टेबल स्टेट में नहीं, उसका भी टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो वही लिखे टेम्परेचर इच पॉइंट ऑफ द रॉड इज डिफरेंट बट चेंज विद द टाइम। टेम्परेचर भी डिफरेंट है और टाइम के साथ भी चेंज कर रहा है। उसके बाद आते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होगा, जो अभी हम बात कहे हैं वैसा ही रहेगा। अब इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो फिर से हम यहाँ पे हीट सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। हीट सप्लाई करना, मान के चलो कि हमारे पास ये कोई फ्लेम था और यहाँ से हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर दिए। और हम जानते हैं कि यहाँ पे हम 3 पॉइंट लेंगे। सबसे पहले देखो ये पॉइंट जो है इसको हम लोग बोलेंगे हायर टेम्परेचर, TH मतलब हायर टेम्परेचर है। और ये पॉइंट जो होगा इसका टेम्परेचर का वैल्यू मानेंगे लोअर टेम्परेचर है। तो इसमें 3 पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। इस पॉइंट का टेम्परेचर जो होगा T1 होगा, इस पॉइंट का टेम्परेचर जो होगा वो T2 होगा, और इस पॉइंट का टेम्परेचर जो होगा वो T3 होगा। अब देखो हीट हम अच्छा खासा सप्लाई कर दिए हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट सप्लाई की, जिसका जितना टेम्परेचर पहुंचना था वो पहुंच कर करके स्टेडी स्टेट को पहुंच चुका। ये कैसा स्टेट है? स्टेडी स्टेट है। तो हम लोग जानते हैं कि एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पॉइंट इज, चलो टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पॉइंट इज डिफरेंट बट
दे आर कांस्टेंट विथ बट दे आर कांस्टेंट विद। तो अब यहां पे देख रहे हैं ये टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। इसका कहने का मतलब है किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर को हम लोग देखेंगे, चाहे फर्स्ट पॉइंट का देखिए चाहे किसी भी पॉइंट का देखिए, तो डी टी बाय डी टी मतलब टेम्परेचर का जो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर वो कितना आ गया है, 0 आ चुका है, ये 0 हो गया। चाहे ये फर्स्ट पॉइंट के लिए अप्लाई करें, चाहे सेकंड के लिए, क्या थर्ड के लिए, चाहे फोर्थ के लिए। तो अभी भी हम एक बात तो पहले से ही बोलेंगे, जो अपना टेम्परेचर जो एच का होगा वो ज्यादा होगा टेम्परेचर 1 के रिस्पेक्ट में, ये 1 का ज्यादा होगा 2 के रिस्पेक्ट में, और 2 का ज्यादा होगा 3 के रिस्पेक्ट में, और ये होगा टीएल के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब हम बोले थे कि अब यहां पे अगर हम हीट सप्लाई किए, मान लो क्यू हीट सप्लाई की, सॉरी इसमें जो हीट करंट सप्लाई हुआ है, तो इसको मान लेते हैं कि हीट करंट जो इससे गया है एच गया है, और इस पॉइंट पे जो है वो H1 है, इस पॉइंट पे कितना है H2 है, और इस पॉइंट पे जो है वो H3 है, और इस पॉइंट पे जो है HC है। तो एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट जो H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H3 इक्वल टू H लोअर टेम्परेचर जो गया है, और इसी तरह से H जो हायर टेम्परेचर, मतलब जो भी हीट को सप्लाई किए हैं वो सारा हीट हमारे पास स्टोर अभी भी। कहने का मतलब है कि ये हीट का किसी भी तरह का यहाँ पे बर्बादी नहीं हुई है। यही सबसे अच्छा प्रॉपर्टी है किसके लिए, ये है मतलब स्टेडी स्टेट में पहुंचने के बाद टोटल हीट जो भी हम दिए वो सारा का सारा ट्रांसफर हो चुका है। तो यहां पे लिख सकते हैं एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट हीट करेंट, हीट करेंट follow through each point of conductor is same, is सेम। लेकिन अब हम तुम्हें थोड़ा सा एक टर्म और बताए थे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। कुछ देर पहले हम इसका इस्तेमाल किए थे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बताए थे, डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स और माइनस साइन के साथ बताए थे। तो देखो एट स्टेडी स्टेट में अगर हम देखें कि फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट के बीच का डिफरेंस अगर डेल्टा एक्स है, और सेकेंड से थर्ड पॉइंट के बीच का भी डिफरेंस अगर डेल्टा एक्स है, तो कहने का मतलब है कि अगर टी जितना T1 से T2 तक गया है तो वही हो जाएगा जैसे कि T2, इसको थोड़ा सा चलो, तो जो टेम्परेचर T1 का होगा कितना डिफरेंस हुआ है, T1 से लेकर के T2 तक जो फॉल हुआ है डेल्टा एक्स में, सेम फॉल होगा T2 से T3 तक जाने में डेल्टा एक्स में। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते थे क्या, माइनस में dt बाय dx, और स्टेडी स्टेट में ये क्या होने वाला है, कांस्टेंट रहेगा। मतलब यूनिफॉर्मली रेट से इसका टेम्परेचर घट रहा है, लेकिन जिस पॉइंट का टेम्परेचर जितना है वो टाइम के साथ उतना ही रहेगा, लेकिन ये पोजीशन के साथ टेम्परेचर घट रहा है, और घटने का रेट जो है वो कांस्टेंट है। अगर पिछले वाले में अगर हम देखेंगे तो वो रेट कांस्टेंट नहीं था, वो कांस्टेंट नहीं था। तो dt बाय dx नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ये कौन से स्टेट के लिए था, ये ट्रांजिशन स्टेट के लिए था, ये ट्रांजिशन
स्टेट के लिए है। तो ये क्लियर हो गया, ट्रांजिशन स्टेट समझ में आ गया, सॉरी हाँ, ट्रांजिशन स्टेट समझ में आ गया, स्टेडी स्टेट समझ में आ गया, हीट करेंट समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या कहा गया है? तो देखो हम इसको कंडक्टर यहाँ पे लिए हैं, इसको समझाने के लिए तुम्हें हम एक एग्जाम्पल देते हैं। और आज के जमाने का सबसे पॉपुलर डिवाइस हमारे हाथ में है और तुम इसे देखोगे, देखो ध्यान से, मोबाइल। तो बिल्कुल ऐसा ही हम यहाँ पे बनाए हैं फिगर। तो देखो हमारे पास दो सरफेस है, एक ये सरफेस है, इस सरफेस का टेम्परेचर को हम लोग हाइयर माने हैं जिसको T1 माने हैं, और सेकेंड तरफ का जो सरफेस है इसको माने हैं T2 माने हैं। और जो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिखा हुआ है इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को ए। ये क्या हो गया, जो ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है, ऊपर ही लिख दे क्योंकि कुछ जगह की कमी न पड़े। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लियर है। तो अब हम यहां से हीट को सप्लाई कर रहे हैं। अभी हम लोग कुछ देर पहले ही समझे हैं कि अगर दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है तो जो भी हीट सप्लाई यहां पे किए वही हीट इस फेस से निकलेगा, वही हीट इस फेस से निकलेगा। तो यहां पे हीट करंट को हम लोग कैपिटल एस से समझते थे। तो ये हीट जो किए हैं, तो मान लो कि यहां पे दिए जो हीट एच, वही एच हमको यहां पे मिला। तो ये जो हीट करंट होते हैं या थर्मल करंट, हीट करंट, हीट करंट और थर्मल करंट फॉर एनी कंडक्टर, फॉर एनी कंडक्टर इज, पहला पॉइंट, पहला क्या करा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये लोग कहना है, ये क्या करा है, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यही कहता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम लोग कैपिटल ए माने। सेकेंड कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो इस पॉइंट का टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि T1 जो होगा वो ग्रेटर देन T2 होगा, तभी तो हीट का फ्लो होगा। और हीट का जो फ्लो होता है उसी को हम लोग, जो H है, H अपना क्या था, ये था dq बाय dt, इसी को हम लोग आई थर्मल भी बोलते हैं, बात तो एक ही है। तो ये कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद ये कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब कि T1 माइनस T2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और तीसरा कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका थिकनेस दिया हुआ है, देखो इसका जैसे मोबाइल बताया था ना, तो ये जो हमारा कंडक्टर है इसका थिकनेस, ये वाला दिख रहा है तुमको, ये थिकनेस है, और ये थिकनेस को हम लोग डेल्टा एस लिख चुके हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ कंडक्टर, थिकनेस।
थिकनेस मतलब डेल्टा एक्स। अब इन तीनों को मिला करके हम देखें तो ये क्या कह रहा है, मतलब जो अपना h है या डी क्यू बाई डी टी जो है वो कह रहा है कि तीनों को मिला करके a इंटू टी वन माइनस टी टू डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। क्या है? डेल्टा एक्स। अब जैसे ही इसको प्रोसीड करेंगे, जैसे इसको हम प्रोसीड किए, इसको प्रोसीड करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी क्यू बाय डी टी। जैसे इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल साइन को, एक कांस्टेंट आएगा के ए इंटू टी वन माइनस में टी टू डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। और ये जो आ गया है इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये डिपेंड कैसे करेगा? देखो के का वैल्यू जो है ना वो डिपेंड्स करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए के का वैल्यू जो है अलग अलग होगा। के डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अगर मटेरियल चेंज करेंगे तो के का वैल्यू अलग हो जाएगा। अगर कॉपर के लिए अलग है, सिल्वर के लिए अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, तो के का वैल्यू अलग अलग होता जाएगा। अब इसका एसआई यूनिट देख लो, इसका एसआई यूनिट क्या है? इसका एसआई यूनिट यहां से देख लेंगे तो ये तो वाट था, इधर से देखो तो मीटर आ जाएगा। तो देखो वाट मीटर पर मीटर स्क्वायर, तो वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसका एसआई यूनिट हो गया वाट पर मीटर पर डिग्री केल्विन, पर डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हो, चाहे पर केल्विन भी कह सकते हो। वाट पर मीटर पर केल्विन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। W को वाट का रहने दो, मीटर इनवर्स और K का पावर -1। अगर डायमेंशन लिखना चाहे तो हम लोग डायमेंशन भी इसका आराम से लिख सकते हैं। डायमेंशन, तो डायमेंशन अगर हम इसका लिखना चाहेंगे तो वाट का हम लोग जानते हैं, जूल पर सेकेंड होता था ml2 t का पावर -3। जूल का होता है ml2 t टू द पावर -2 होता है, लेकिन पर सेकेंड डिवाइड करते हैं तो पावर -3 होता है। 1 मीटर नीचे और आएगा तो नीचे 1 मीटर देंगे तो एल का पावर 1 घटेगा, k का पावर -1 हो जाएगा। तो यहां से हमको मिल गया कि एल का पावर 1 घटा देंगे तो m l t का पावर -3 और k का पावर -1 हो गया। ये हो गया डायमेंशन। तो ये है लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो इस तरह से हम लोग देख दिए कि लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिखते हैं। अगर इसको तुम चाहो तो ध्यान से देखो कि इसको टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो T1 माइनस T2 क्या है? T1 माइनस में T2 क्या? तो हायर टेम्परेचर ये, सॉरी फाइनल टेम्परेचर ये है, लोअर टेम्परेचर ये है। तो इसको जो है इसको हम चाहें तो माइनस डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा टी, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। अरे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर कम है, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसका मतलब T2 माइनस T1 हो गया डेल्टा टी, और उसमें माइनस साइन लगा दिए तो यही टर्म आ गया है। तो अब इस बात को थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझो, रुको। इसे मान लें कि अपने पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जिसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है K, और जो टेम्परेचर ये वाला पॉइंट का टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर है TH, और इस पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो है TL। तो हम जानते हैं कि जैसे डेल्टा T करेंगे तो वो हो जाएगा TL माइनस में TH, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अरे
फाइनल ये हुआ, इनिशियल ये हुआ। तो इसको हम जब लिखना चाहें तो इसको माइनस डेल्टा टी इक्वल टू टी एच माइनस टी एल लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। तो इसको तो लिख सकते हैं हम लोग। तो ये अपना हो गया क्या, माइनस डेल्टा टी। तो अब इससे जो हीट करेंट फॉलो होगा, हीट करेंट फॉलो होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला जो एरिया है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को कंसीडर कर लेते हैं हम लोग ए। तो अब इससे जो हीट फॉलो होगा, मतलब हीट जो फॉलो होगा उसका रेट क्या होगा, डी क्यू बाय डी टी इक्वल टू, इसी को आई थर्मल भी बोल सकते हैं, क्या बोले थे, के इंटू ए इंटू टेम्परेचर ऑफ हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय, यहां से यहां तक का लेंथ हम मान लेते हैं एल है। जो थिकनेस हम लोग वहां पे डेल्टा एक्स माने थे, ये किसके जगह पे आ गया, डेल्टा एक्स जो आगे थिकनेस एल की जगह पे आ गया। तो यहां से एल हमको आ गया। तो थर्मल करंट को अगर हम चाहें तो यहां से आई थर्मल जो अपना आ गया है माइनस के ए इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाय एल। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है ये नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव टर्म था, तो जिसको प्लस करने के लिए हम लगा दिए। तो अब यहां से थोड़ा ध्यान से इसको देखो। आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे, इसको तुम्हें याद रखना है, इसके करना है याद। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको यहां से पढ़ो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज क्लास खत्म हो गया अपना, आज का क्लास खत्म हो गया, ये हम नेक्स्ट क्लास के लिए बता रहे हैं। इसको जो कल के दिन हम पढ़ेंगे, चलो कल का क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे कि जैसे कि तुम पढ़ा होगा कि अगर कोई कंडक्टर है तो ओम्स लॉ क्या होता था, ओम्स लॉ बताता था कि जो करंट होता है वो डेल्टा वी बाय आर होता है। क्लियर करता था, ओम्स लॉ यही था। अगर नहीं याद है तो इसको ध्यान से देखना। चलो अब जो अपना लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वो क्या कहता है कि जो थर्मल करंट है वो किसके बराबर है, के ए इंटू माइनस डेल्टा टी डिवाइड बाय एल, या इसी को हम माइनस डेल्टा टी डिवाइड बाय आर थर्मल रेसिस्टेंस कर सकते हैं। देखा देखा से लग रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये टेम्परेचर डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ये थर्मल रेसिस्टेंस। तो सेम टू सेम हमको वैसा ही लो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसा है, कुछ इसमें फर्क है नहीं। और कल का क्लास जो होगा वो सिर्फ इस थर्मल करंट के बारे में पढ़ेंगे। यहां से हम थर्मल करंट का वैल्यू लिख सकते हैं। इसको देखो, इसको उठा के नीचे फेंक दो, इसको उठा करके नीचे फेंक दिए हम, तो क्या आ जाएगा यहां से एल डिवाइड बाय के, लो आ गया। इसका वैल्यू क्या होता था, इसका वैल्यू हम लोग पढ़ते थे रो एल बाय ए, तो यहां पे क्या आ गया है एल बाय के ए, या इसे भी पढ़ते थे हम लोग। ये थर्मल कंडक्टिविटी है, अरे बाबा ये क्या हो गया, इसको एल डिवाइड बाय सिग्मा इंटू ए भी तो पढ़ते थे। कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जैसे कि रो जो होता है वो 1 बाय सिग्मा के बराबर होता है। तो सेम टू सेम वैसा ही आने वाला है, तो इस बात को तुम ध्यान में मत रखो। लेकिन अब तक जो हम पढ़ाए हैं लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी से, आई थर्मल करंट जो अपने को आया है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डी क्यू बाय डी टी, या इसी को चाहे तो हम हीट करंट कैपिटल ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो आया है माइनस के ए डेल्टा टी बाय एल। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं, और तुमसे उम्मीद रखेंगे कि ये टोटल बात जो हम तुम्हें आज बताए हैं ये बिल्कुल सही तरीका से इसको प्रैक्टिस कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थर्मल रेसिस्टेंस
और उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। टेक केयर एंड बाय बाय।